हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं इस समय वियतनाम में हूँ। वियतनाम का एक बहुत बड़ा शहर है हो चिन मिन में हूँ। अच्छा शहर है। लोग काफ़ी रिजर्व हैं। और अगेन साउथ एशियन कंट्री की तरह यहाँ पर भी लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनको इंग्लिश आती है। और बहुत वेल एजुकेटेड और अच्छी अच्छी पोस्ट पर काम करने वालों की बात कर रहा हूँ मैं। तो नहीं आती है इंग्लिश, क्योंकि ये लोग इंग्लिश को नहीं ज़्यादा तवज्जो देते। और ये चीज़ मुझे बड़ा अजीब लगा कि हम लोग इंडिया में मर रहे हैं इंग्लिश के लिए। वहाँ पर अगर कोई हिंदी बोल दे तो हम उसको बड़ी नीची नज़रों से देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल को जानबूझ करके डिस्ट्रॉय किया गया कि उसको बदनाम किया गया। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता, इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल का बच्चा इंग्लिश बोलता है। क्या है, इंग्लिश एक भाषा ही तो है। ये लोग हमसे आगे हैं। हमारे मतलब थाईलैंड को देख लो और सिंगापुर को देख लो और भी देख लो, कितने आगे डेवलप कंट्री है। कंबोडिया और वियतनाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर ज़्यादातर जो कंट्री है, पर ये लोग अपनी इनकी भाषा को बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। आप थाईलैंड में चले जाओ, आपको हर जगह पर थाई लैंग्वेज मिलेगी। बहुत छोटा सा नीचे इंग्लिश में लिखा होगा, वो भी कुछ जगहों पर। और यहाँ पर हम अपने इंडिया में देख लो आप। अपने इंडिया में तो मतलब जिसको इंग्लिश नहीं आती तो उसके लिए तो बड़ी शर्म की बात है। जो फिल्म स्टार सारी जिंदगी हिंदी पिक्चरें बना बना करके सुपरस्टार बन गया, वो भी जब पब्लिक के बीच में आता है, इंटरव्यू देता है, अपने तजुर्बे शेयर करता है, तो इंग्लिश में बात करता है। ये क्या मतलब हुआ भाई? फिल्में बनाई आपने हिंदी में, आपकी ऑडियंस है हिंदी मूवी वाली, हिंदी लैंग्वेज वाली, और जब आप इंटरव्यू देते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तो आप इंग्लिश में बात करते हो। तो ये तो गलत बात है ना। आप जहां इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हो वहां आप इंग्लिश बोलो, पर कभी कुछ तो उन ऑडियंस के लिए पिक्चर फिर क्यों हिंदी में बनाते हो? फिर पिक्चर भी इंग्लिश में बनानी शुरू कर दो। तो इंडिया में एक बड़ा वो है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको हीन भावना से देखा जाता है, नीची नज़र से देखा जाता है। वही सिंपल सा है कि जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा, जिसको संस्कृत आती है वो विद्वान। मतलब अगर किसी को संस्कृत आती है तो वो विद्वान है, धर्मगुरु है। और किसी को इंग्लिश आती है तो वो पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है। दोनों ही भाषाएं हैं। दोनों ही भाषा मूर्ख भी सीख सकता है, बेईमान भी सीख सकता है, भाषा ही तो है। तो हाँ, एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पर अगर आप कभी वियतनाम आओ, और वियतनाम का काफी बड़ा शहर है हो चिन मिन, वो यहाँ पर लोग जरूर आते हैं। और बहुत सारे यूरोपियंस है, बहुत सारे आउटसाइडर्स यहाँ पर हैं, ट्रैवलर टूरिस्ट जो है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मैं कल वॉकिंग स्ट्रीट गया था। एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर वॉकिंग स्ट्रीट है। मेरा एक चैनल है आस्क राकेश, वहाँ पर मैं लाइव आता हूँ, लोगों के सवालों पर अपनी राय रखता हूँ। तो वहाँ पर किसी नेगेटिव पर्सन ने मुझे बोला, मतलब आदमी की आईडी है पर है लड़की वो, और वो काफ़ी टाइम से बेचारी अपनी आईडी बदल बदल करके, नाम बदल बदल करके मेरे को कमेंट करती रहती नेगेटिव, तमीज से, पर नेगेटिव ही कमेंट करती है। तो उसने वही आदमी की आईडी से उसने ये बोला कि अरे आप तो हमेशा रेड लाइट एरिया में रहते हो। मैंने कहा यार यहाँ कहाँ रेड लाइट एरिया, मैं तो बड़े अच्छे पॉश इलाके में होटल लेकर रह रहा हूँ। तो फिर उसने बोला नहीं वॉकिंग स्ट्रीट है वहाँ पे, ये वो। फिर मैंने अगले दिन सर्च किया, मतलब कल मैंने सर्च किया, तो मेरे होटल से 4 किलोमीटर दूर थी वॉकिंग स्ट्रीट। इतना तो मैं पैदल चल लेता, मुझे भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो वॉकिंग स्ट्रीट देख के आते हैं, वहीं खाना खाऊंगा। तो मैं गया वॉकिंग स्ट्रीट और मैंने वहाँ पर डिनर किया। वही अपनी बॉइल्ड वेजिटेबल्स और राइस लिए। और इस वीडियो में मैं एडिट करके वो वहाँ के वॉकिंग स्ट्रीट का आपको नज़ारा भी दिखाऊंगा, और मैंने क्या खाया है वो सब। तो जब भी आप कभी वॉकिंग स्ट्रीट जाओ, देखो मैं आज तक ये दूसरी बार वॉकिंग स्ट्रीट गया हूँ। एक बार मैं पहली बार जब पत्या गया था तो पत्या की वॉकिंग स्ट्रीट गया था, वो भी आधे में ही वापस आ गया था। यहाँ की एक छोटी सी वॉकिंग स्ट्रीट थी, एंड तक गया, कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, साफ सुथरी वॉकिंग वॉकिंग स्ट्रीट है। तो मैं दूसरी बार यहाँ गया, तो पहली बार तो मैं सिर्फ राउंड लगा के आया था पत्या में, पटाया जिसको बोलते हैं, पटाया में। और यहाँ पर मैं गया, मैंने पहले देखा कि हाँ खाना खाना, तो पूरा राउंड लगाया, वापसी में आके जो मैंने चुना हुआ था वहाँ पे मैंने बैठ के खाना खाया। तो यहाँ पर एक स्कैम से बचना, और वो स्कैम और भी जगह पर होता है, होता होगा सब जगह पर भी। क्या होता है कि जैसे आप गए तो प्राइस वो लेकर के बोर्ड वो सड़कों पे ऐसे घूम रहे होते हैं, आपको रोकेंगे, सर आ जाओ यहाँ बियर पी लो, पकड़ पकड़ के लाएंगे, बियर पी लो, खाना खा लो, ड्रिंक पी लो, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स और ड्रिंक खाना वगैरह जो भी है। तो उस पर प्राइस लिखे होते हैं, तो वो प्राइस में कोई बेईमानी नहीं करते, जो प्राइस लिखा है वही आपसे चार्ज करेंगे। पर वो क्या करते हैं, उनकी शरारत क्या है कि टेबल पर टिश्यू पेपर नहीं होगा, तो जैसे ही आप बैठोगे तो वो आपको ला करके वेट टिश्यू पेपर के पाउच रख देगा 2-3। और एक वो बेर के, बेर होते हैं कुछ बेर, वो लेमिनेट करके प्लेट पे वो रख देगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप
भाई आपको लगेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री है, भाई टिश्यू पेपर ला के रखा मेरे बैठते ही और ये ला के टेबल पे रख दिया। अगर आपने उनको पैकेट को खोल लिया तो आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा, वो आपको नहीं बताएंगे। पर आप जब मेरे से खाने वाने का बिल प्रॉपर वही लिया, मैंने वेट टिश्यू पेपर यूज़ किए थे, तो मुझे मैंने बोला कि बिल तो थोड़ा ज़्यादा है, तो उन्होंने बोला वो आपने वेट टिश्यू पेपर लिया ना, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम तो होती है। तो मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बहस नहीं करता, मैं कहा बात तो सही है ना, मैंने यूज़ की है तो यूज़ तो किया है, अब ये मेरे को पूछना चाहिए था कि भाई ये चार्जेबल है। मैंने नहीं पूछा तो मैंने पे कर दिया उनको जो भी था। पर मेरे सामने एक फैमिली थी, यूरोपियन फैमिली थी, उनसे तो मतलब बहुत तगड़ा उनका झगड़ा हुआ। वो लेडी बहुत एग्रेसिव हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव। उसके उनके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। वो खाना वगैरह खा के निकले, उनके साथ यही हुआ होगा। एक्चुअली वो हमारे मेरे जहाँ मैं बैठा था वहाँ वाले रेस्टोरेंट में नहीं थे, साथ बगल वाले में थे। तो वो वहाँ से उनका स्टाफ भी उनके पीछे भागा कि उनको रोकने के लिए, वो रुक ही नहीं रहे, वो कह रहे हम जा रहे। क्योंकि वो वही हुआ होगा कि बच्चों ने या तो टिश्यू पेपर यूज़ किए होंगे या वो बेर वगैरह यूज़ किए होंगे, उन्होंने बेर भी हो सकता है ज़्यादा वो ला के रखे होंगे या और कुछ भी होगा। तो जो बिना बताए भाई यूज़ कर लिए तो आपको वो चार्ज देना पड़ेगा, और ला के ऐसे रखेंगे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपके पहले नहीं होगा टेबल पे कुछ। तो वो काफ़ी उनमें बहसबाजी हुई और वो लेडी बड़ी एग्रेसिव थी, वो चली गई। उसका हस्बैंड था, वो थे, उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। तो इन जगहों पर इस तरह के स्कैम होते, मैं मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ, तो मैं बड़ा इसमें प्रॉपर वो रहता हूँ। मैं जहाँ पे भी बैठता हूँ तो मेरे को मालूम रहता है कि अगर इन्होंने कोई चीटिंग की तो मुझसे इसका डबल पैसा ले सकते हैं। तो क्या मैं डबल के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार रहता हूँ, तो मैं ऐसी जगहों पर जाता हूँ। जनरली मैं हमेशा खाना पैक करवा के अपने घर पे या घर ही है, अब तो होटल का रूम मेरा घर है, और डिस्पोजेबल क्रॉकरी मेरे बर्तन है। तो मैं ज़्यादातर सारा खाना वाना पैक करवा करके अपने यहाँ लाता हूँ होटल में बैठ के खाता हूँ। ज़्यादातर चीज़ें मेरे पास फ्रिज में रहती हैं, और बाहर मुझे खाना खाना या नाइट लाइफ या शोर शराबा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब मेरे को मैं मतलब वो ना लाउड म्यूजिक वगैरह मेरे को पसंद नहीं है, तड़कीली भड़कीली लाइटें वगैरह। वो एक बार मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए चले जाता हूँ। जैसे मैंने एक बार पतिया में वॉकिंग स्ट्रीट देखी थी पहली बार जब गया था, 1 साल पहले। उसके बाद मैं वहाँ पर इतने महीनों रहा हूँ, मैं कभी नहीं गया। मेरा फ्रेंड आया था, उसको बोला जाना है तूने, उसने कहा तू जा, मैंने कहा मेरा मन नहीं, तुझे दिखाने के लिए ले चलता हूँ। उसने कहा फिर मैं भी नहीं जा रहा। मेरी वाइफ आई थी, वो बोली कि नहीं जाना, शोर शराबा, क्योंकि वॉकिंग स्ट्रीट में हर चीज़ आपको महंगी मिलेगी। जो खाना आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाओगे उससे डबल प्राइस में मिलेगा। तो और फिर शोर शराबा, फिर अच्छा जैसा माहौल होता है फिर लोग भी वैसे ही आते हैं, पियक्कड़ छिछोरे टाइप के, वो सब जिनको इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं। तो चलो बाकी जो भी कुछ मैंने वहाँ देखा समझा, उसके कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं, तो वो मैं आगे आपको इसमें जोड़ दूंगा, आप देख लेना। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू। तो मैं ऐसे ही शाम को थोड़ा वॉक करने निकला हूँ वियतनाम में। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है हो चिन मई, और यहाँ पर एक सबसे बड़ी कमाल की बात है कि सबसे ज़्यादा बाइक मिलेंगी आपको, बहुत ही ज़्यादा बाइक मिलेंगी। इतनी रोड पर बाइक जैसे रैली निकल रही हो। आप बाइक देखो कितनी निकलेगी यहाँ से, और सबसे ज़्यादा बाइक का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ऐसे लगेगा जैसे बाइक की रैली निकल रही है। गाड़ियाँ बहुत कम मिलेंगी आपको, पर बाइक का हाल देखो आप। सब जगह बार है, बियर है, खाना है, बारबेक्यू है।
ये इंडियन रेस्टोरेंट है, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन भी मिल रहा है। बस यहाँ पर ख़त्म हो गई वॉकिंग स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब वही एक गली है, आप एक गली में उन्होंने सारे बार वगैरह इकट्ठे कर दिए हैं। अब वापस चलते हैं। मैं अपने होटल का रास्ता भटक गया हूँ और फ़ोन में मेरे नेट है नहीं, भाषा किसी को समझ में आती नहीं है और आधे रास्ते तक मैं आ चुका हूँ क्योंकि ये जो पीछे मैकडोनल्ड है इसको मैंने निशानी बनाया था, तो मैकडोनल्ड तक तो मैं आ गया हूँ और यहाँ से मुझे समझना है कि मुझे कैसे जाना है होटल। क्योंकि जब मैं आया था शाम के टाइम तब नज़ारा अलग था, 6-7 बजे सब बंद हो जाता है, उसके बाद ये बाहर पूरी मार्केट बन जाती है, पूरा वो ओपन चेयर वगैरह डाल देते हैं। तो उसके बाद ये समझना मुश्किल हो रहा है कि मैं इसी रास्ते से आया था या वो अलग रास्ता था, पर खैर ढूंढ लूँगा। यहाँ तक तो मैं सही आ गया हूँ। एक तो यहाँ पर ना सड़क पार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर दुबई की तरह या थाईलैंड की तरह पैदल वालों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। मतलब आप जेब्रा क्रॉसिंग फिर से क्रॉस कर रहे हो, ग्रीन लाइट है सड़क पार करने वालों के लिए, तो भी वो नहीं रुकते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा पंगा है और मैं पहुँच जाऊँगा। ये जेब्रा क्रॉसिंग है पर कोई रुकेगा नहीं और यहाँ पर कोई सिग्नल भी नहीं है, सिग्नल पर भी नहीं रुकते हैं। रुक जाओ, ठोक मत देना, ठोक मत देना। एक तो पंगा ये है कि यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा टू व्हीलर चलते हैं। आपको गाड़ियाँ देखो कितनी कम दिख रही हैं और टू व्हीलर देखना आप। और एक लेफ़्ट राइट का भी बड़ा पंगा है क्योंकि हमें आदत है सड़क पार करने की इंडिया के हिसाब से, और यहाँ पर सब अपोजिट है, अपोजिट तरीके से सड़क पार होती है। जो चलना होता है लेफ़्ट साइड ड्राइविंग है यहाँ। ये क्या खिलौने लेकर के घूम रही हैं। ये इधर स्केटिंग वगैरह के लिए बना हुआ है, यहाँ पे लोग स्केटिंग बहुत करते हैं, स्केटिंग बोर्ड ला करके स्केटिंग बहुत करते हैं। मैं सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बिल्डिंग की निशानी बनाई थी, ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाली, और वो मुझे मिल गई है। ये स्केटिंग बोर्ड वगैरह के लिए ये मैदान है, सड़क के बीच में ही। यहाँ पर ये जैसे ये साइकिलिंग कर रहे हैं, वो स्केटिंग बोर्ड लेकर के खड़े हैं, 4-5 लोग वो कर रहे हैं।
स्केटिंग बोर्ड का बहुत शौक है लोगों को यहाँ। ये मस्जिद है यहाँ पे, ये मस्जिद है और अंदर बैडमिंटन खेल रहे लोग और बाहर खाने पीने का सामान बिक रहा है।